हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। हम यहाँ पर शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन जिसका नाम है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, हम इसके अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। तो यहाँ पर हमने अभी तक पढ़ा था कि जो ब्रिटिश लोग थे, ठीक है, जो यूरोपियन लोग थे यूके में स्पेशली, तो उन लोगों ने किस तरीके से टाउन से हटकर वो कंट्री साइड गए। कंट्री साइड में जितने भी लोग थे, है ना, उनसे किस तरीके से काम लिया गया, और काम लेने के बाद उस सामान को, उस गुड्स को किस तरीके से टाउन में लेकर आया गया और फिर इंटरनेशनली उसको सर्कुलेट किया गया। ठीक है, तो आज हम इसमें यही पढ़ने वाले हैं। सो वेलकम टू द क्लास। मैं हूँ भारती नीमकर और हम लोग सोशल स्टडीज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आप सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सबसे पहले टेलीग्राम को डाउनलोड करना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। यहाँ पर हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। ओके, तो हैंड लेबर एंड स्टीम पावर में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, है ना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी ऑफ ऑफ लेबर शॉर्टेज और हाई वेज कॉस्ट, कि यहाँ पर जो लेबर है वो कम है ना। यहाँ पर लेबर क्या है, कम है, और हाई वेज कॉस्ट यानी कि जो उनकी हम लोग पैसे देते हैं, है ना, डेली बेसिस पर जो उनको पैसे दिए जाते हैं उनको वेज कहा जाता है। ठीक है, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जो हमारे बड़े औद्योगिक उद्योगपति थे, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि जो हमारी लेबर कम है, हम हमारे ज्यादा पैसे जा रहे हैं। उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि शायद हमें लेबर को बढ़ा लेना चाहिए। So they did not want to introduce machine and got rid of human labor and required large capital investment. तो वो नहीं चाहते थे कि वो कोई मशीन इंट्रोड्यूस करें, यानी कि जो मशीन्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये इस तरीके के जो टूल्स हम लोग यहाँ देख रहे हैं वो नहीं लेकर आना चाहते थे। ठीक है, क्यों नहीं लेकर आना चाहते थे, क्योंकि वो ह्यूमन लेबर से मतलब नहीं छूटना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो ह्यूमन लेबर है वही हमारे साथ रहे। ठीक है, चाहे हमें उनको ज्यादा वेजेस पे करना पड़े, पर ह्यूमन लेबर ही हमारे साथ रहे। क्योंकि ह्यूमन लेबर को जो वेज हम पे करेंगे वो शायद इन टूल्स से बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट को सबसे ज्यादा क्या लगती, कॉस्ट लगती, कैपिटल लगती, है ना। लार्ज कैपिटल रिक्वायर्ड होती है यहाँ पर किसको, ये रही कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है ना सब इंडस्ट्रियलिस्ट को। तो इसीलिए मतलब उन्होंने ये सोच लिया कि हम लोग कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोगों को क्या चाहिए, लेबर चाहिए। फिर इन मैनी इंडस्ट्रीज जो डिमांड थी किसकी, जो डिमांड थी फॉर लेबर वाज सीजनल। अब कई इंडस्ट्रीज में सीजनल लेबर होती है ना। जैसे अगर हम अपने इंडिया की बात करें, तो लेट से अगर विंटर्स चल रहे हैं, है ना, अगर सर्दियां हैं, तो यहाँ पर अब क्या बनेंगे, समर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो बनेगी, समर गुड्स बनेंगे, है ना। चाहे कूलर्स हैं, चाहे एसी है, चाहे कॉटन के कपड़े हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो सारे कपड़े इस सीजन में बनेंगे। लेकिन जब समर आएंगे तो फिर विंटर के कपड़े बनेंगे, है ना, विंटर से रिलेटेड चीजें बनेंगी, जैसे हीटर बनेगा, ठीक है, स्वेटर्स बनेंगे, बूट्स बनेंगे, है ना, और जैकेट्स बनेंगी, कोट्स बनेंगे। ठीक है, तो यही सब चीजें बनती है। ठीक है, तो इसीलिए जो लेबर होती है कई इंडस्ट्रीज में, चाहे वो इंडिया में है चाहे बाहर, वो सीजनल होती है। राइट, जैसे गैस वर्क, ब्रेवरीज। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल मैंने दिए जस्ट फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है, ताकि हमें आइडिया रहे कि सीजनल लेबर एक्चुअली होती क्या है। तो गैस वर्क में भी हमें क्या चाहिए, जो लेबर थी वो सीजनल थी। ब्रेवरीज में जो लेबर थी वो सीजनल थी। ठीक है, यानी कि सिर्फ ये कम काम करते थे कोल्ड मंथ में, यानी कि सर्दियों में। उसके बाद जो शिप्स थे उन्हें रिपेयर किया जाता था और स्प्रूस्ड अप उनको मतलब रिपेयर करके चेकिंग की जाती थी कि जो शिप्स हमने यहाँ पर रिपेयर की हैं, ठीक है, कोई भी हमें प्रॉब्लम है या नहीं, तो ये पता चल जाता था यहाँ पर। इसके बाद बुक बाइंडर। बुक बाइंडर यहाँ क्या होता है, एक सेकेंड, ये सारा जो लिखा है जरा इसको हटा दें, है ना। बुक बाइंडर जो बुक को बाइंड करता है, मतलब उसको प्रॉपर सिलता है पेज बाय पेज, है ना। उसके बाद जो प्रिंटर्स थे, ठीक है, केटरिंग टू क्रिसमस डिमांड, तो ये क्या करते थे, ये सारी क्रिसमस डिमांड को पूरा करते थे अगेन। तो मतलब यहाँ पर सीजनल लेबर चल रही थी लोगों के पास। अगर सीजन है तो का लेबर काम कर रही है, सीजन नहीं है तो लेबर काम नहीं कर रही। और पर्टिकुलर लेबर को भी एक पर्टिकुलर काम ही आता था। अब मान लीजिए जो लेबर है वो सीजनल यानी कि विंटर में काम करती है, तो क्या वो समर्स वाला काम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी।
है ना? समर्स के लिए कोई दूसरी लेबर हम लोगों को चाहिए होगी। तो इससे क्या होता था, दे नीडेड मोर वर्कर टू मीट देयर पीक डिमांड। अब डिमांड चल रही है ना? पीक डिमांड यानी कि बिल्कुल तेजी है, ठीक है? ये पीक यानी तेजी का टाइम है, यहाँ पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। काम चल रहा है तो हम लोगों को लेबर भी ज्यादा चाहिए होगी। तो मतलब जैसे तैसे हम ये लोग क्या करते थे, मतलब लेबर की डिमांड को पूरा कर पाते थे। जो बुक बाइंडर्स थे, प्रिंटर्स थे, है ना, ये सब कहाँ केटर करते थे, क्रिसमस डिमांड को पूरा करते थे। टू नीडेड एक्स्ट्रा हैंड्स बिफोर दिसंबर। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा लेबर चाहिए होती थी ताकि दिसंबर तक जो भी क्रिसमस सेलिब्रेशन यहाँ पर लोगों के पास होता था, घर में होता था, तो वहां पर जो लेबर चाहिए वो डिमांड पूरा कर पाए, जो भी चीजें हैं, जो भी सप्लाई यहाँ पर होती है वो इन लोगों को प्रॉपर टाइम पर की जाए। अब एट दी वाटर फ्रंट, वाटर फ्रंट यानी वाटर फ्रंट यानी कि जैसे हमारा ये पानी वाली सीमा जो है, पानी की सीमा, ठीक है, यानी कि हमारा वाटर बॉर्डर, यानी कि आप कह दो क्या, कोस्टल एरिया या कोस्टल बाउंड्री, ठीक है, समझ आ गया ना, वाटर फ्रंट बोलते हैं उसको। तो विंटर वाज द टाइम दैट शिप्स वर रिपेयर्ड एंड स्प्रूस्ड अप। तो विंटर्स में ही ये सभी शिप्स को रिपेयर किया जाता था, वो सारे शिप्स वापस आ जाते थे वाटर फ्रंट से, ठीक है, या वाटर फ्रंट पे ही रहते थे, तो वहीं पर इनको रिपेयर किया जाता था और वहीं पर इनको स्प्रूस्ड अप किया जाता था, ठीक है, प्रॉपर चेकिंग चलती थी। फिर इन ऑल सच इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन फ्लक्चुएटेड विद द सीजन। फ्लक्चुएट मतलब कि जो प्रोडक्शन है वो कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, यानी कि कॉन्टिन्यूअसली बदलना, ठीक है, फ्लक्चुएट चेंज हो रहा है, चेंज, ये वर्ड आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा, ठीक है, विद दिस सीजन। तो जो इंडस्ट्रीज थी, कुछ इंडस्ट्रीज क्या करती थी, अपना जो प्रोडक्शन होता था उनको सीजन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेती थी। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, यानी कि जो उद्योगपति हुआ करते थे, जो उद्योगपति हुआ करते थे वो प्रेफर करते थे हैंड लेबर, है ना, एम्प्लॉइंग वर्कर फॉर सीजन। तो इनको हैंड लेबर ही समझ आते थे, इनको मशीनरी समझ नहीं आती थी कि शायद अगर हम मशीनरी ले आए तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्या पता उससे कम में तो हमारी लेबर ही काम कर देगी। बट ये वो नहीं जानते थे कि अगर मैंने एक मशीन परचेज की है, ठीक है, तो वो मशीन मेरी लॉन्ग टर्म चलने वाली है। कैसे चलने वाली है, लॉन्ग टर्म। लेकिन जब मैंने अगर लेबर रख ली है तो वो लेबर सिर्फ मेरा सीजन में काम करेगी और कभी काम नहीं करेगी। तो ये जो लेबर हुई ये क्या हो गई, शॉर्ट टर्म हो गई, है ना, ये शॉर्ट टर्म हुई, मशीन लॉन्ग टर्म हुई। लेकिन फिर भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो किसको प्रेफर करते थे, वो प्रेफर करते थे लेबर को, कि भाई लेबर ही हमारा काम करेगी, हम लेबर को ही काम देंगे और पैसे देंगे चाहे हमें ज्यादा देने पड़े। अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली विद द हैंड लेबर। अब कुछ प्रोडक्ट ऐसे ही थे, कुछ प्रोडक्ट ऐसे ही थे जो सिर्फ लेबर ही प्रोड्यूस कर सकती है ना। अब वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे मशीन्स वर ओरिएंटेड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म्स, स्टैंडर्डाइज गुड्स फॉर मास मार्केट। अब मशीन क्या है, मशीन पब्लिक के लिए, मास मार्केट के लिए, मास मार्केट यानी कि यहाँ पर मास मार्केट यानी कि जो पब्लिक है ना, लार्ज में, लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक, ठीक है, तो मशीन उनके लिए काम करती है, ठीक है। मान लीजिए कि लाखों बच्चे स्कूल जाते हैं, लाखों इवन करोड़ों बच्चे स्कूल जाते हैं, तो अब क्या करोड़ों बच्चों की जो यूनिफॉर्म है क्या वो हम हाथ से बना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं बना सकते। तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए होगी, उसके लिए हम लोगों को चाहिए होगी मशीन्स, है ना, यही सब चाहिए होता, तभी जो काम है, जो सप्लाई है वो पूरी हो पाएगी, डिमांड की सप्लाई हम लोग पूरी कर पाएंगे, ठीक है। इसके आगे लेकिन जो डिमांड थी मार्केट में वाज ऑफन फॉर गुड्स विद द इंट्रिकेट डिजाइन एंड स्पेसिफिक शेप। डिमांड क्या थी कि भैया हमें चाहिए बारीक डिजाइन, क्या चाहिए हम लोगों को, एकदम बारीक डिजाइन, है ना, स्पेसिफिक शेप यानी कि अ, जैसे मान लो मैंने एक मूर्ति बनवाई है, स्कल्पचरल बनवाए हैं, स्कल्पचर्स बनवाए हैं, ठीक है, और ये जो स्कल्पचर है, मान लीजिए ये कोई लेडी का स्कल्पचर है,
ठीक है? और ये लेडी बहुत ब्यूटीफुल बनानी है और उसकी ड्रेस बहुत अच्छे से मतलब इंट्रिकेट डिजाइन की फॉर्म होनी चाहिए। तो उसके लिए कुछ इसी तरह के टूल्स चाहिए होते हैं, ये वाले ताकि जो काम है वो अच्छे से किया जा सके। अब इसमें क्या मशीन चलेगी? नहीं, इसमें क्या चलेगा? इसमें हैंड लेबर चलेगी, है ना? मशीन से तो वो मूर्ति टूट जाएगी क्योंकि वो बहुत मतलब फास्ट काम करती है, ठीक है? अब मिड 19th सेंचुरी में जो ब्रिटेन था, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि 500 वैरायटी के हैमर प्रोड्यूस किए गए, 500 वैरायटी के हथौड़े, समझ रहे हो सभी बच्चे? ओ गॉड, इनका यूज क्या था पता नहीं। एंड 45 काइंड्स ऑफ एक्सेस, मतलब ये जो कुल्हाड़ी है ये 45 तरीके की बनाई गई। अब इसमें क्या चाहिए था? देखो ये डिजाइन क्या मशीन बना सकती है? ये डिजाइन क्या मशीन बना सकती है? नहीं। ये सभी डिजाइन कौन बना सकता है? ह्यूमन लेबर, है ना? मैकेनिकल टेक्नोलॉजी यहाँ पर नहीं चलेगी। इन विक्टोरियन ब्रिटेन, विक्टोरियन क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि क्वीन विक्टोरिया यहाँ पर रूल करती थी। द अपर क्लास जो एरिस्टोक्रेट हुआ करते थे एंड दी बॉर्गेसेस दे प्रेफर्ड थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय हैंड, यानी कि वो पर्सन, बॉर्गेसेस कौन से होते हैं? वो पर्सन जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और एरिस्टोक्रेट जो हाई क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हु बिलोंग टू बिलोंग टू हाई क्लास, ठीक है, इनको एरिस्टोक्रेट कहा जाता है। तो ये सभी लोग कौन सी चीजें पसंद करते थे? जिन चीजों को हाथ से बनाया जा सकता था उन चीजों को ये लोग पसंद किया करते थे। ठीक है, इवन हम और आप भी शायद हाथ से बनी हुई चीजें ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे मैं एक बेसिक एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए कि अब मैं एक फीमेल हूँ तो मैं अपने कपड़ों का एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, इवन कोई हर लड़की या हर लड़का भी रिलेट कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए मैं लड़कों की बात करती हूँ तो शर्ट, आपने शर्ट एक मार्केट से ली, वो रेडीमेड शर्ट थी, है ना? रेडीमेड थी। तो वो मतलब कहीं से अच्छी सिली है, कहीं से नहीं सिली, कहीं से धागा निकला है, कहीं से कुछ कपड़ा निकला है, फिनिशिंग प्रॉपर नहीं है। जस्ट उठाई और बना दी, है ना? प्रॉपर फिटिंग भी नहीं है। तो अब बट आपने वो पहनी, आपको बस आपने पहन ली कि बस मेरे पास कपड़े हैं, है ना? मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने कुछ पहना नहीं है या फिर मुझे दूसरा चाहिए था, बस मैंने काम चला लिया उसे। लेकिन जब आप किसी दर्जी से कोई कपड़ा देकर शर्ट सिलवाते हो तो उसमें जो फिनिशिंग होती है कंपैरेटिवली जो शर्ट हम मार्केट से खरीदते हैं, अगर आप महंगी खरीद रहे हो तो आपको अच्छी शर्ट मिलेगी प्रॉपर, जो आप चाहते हो, जो आप टेलर से सिलवा रहे हो। लेकिन अगर आप सस्ती शर्ट खरीद रहे हो 200 300 400 500 तक की, तो आपको इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पाती है जो हम टेलर से ले सकते हैं, राइट? तो टेलर वाली जो मतलब स्टिचिंग है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत फाइन होती है, बहुत नाइस होती है ना? एकदम क्लीन सा होता है, बड़ा अच्छा लगता है उसे पहन के। तो हैंडमेड थिंग्स आर वेरी गुड, है ना? हैंडमेड एक अलग ही फील देती है। तो यही सब चीजें यहाँ पर एरिस्टोक्रेट क्लास और जो बॉर्गियस क्लास थी उनको पसंद आ रही थी। तो हैंडमेड प्रोडक्ट केम टू बी सिंबलाइज रिफाइनमेंट एंड क्लास। तो अब ये सिंबलाइज करने लगी हैंडमेड चीजें कि मतलब हैंडमेड चीजें होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो दे वर बेटर फिनिश्ड, ये देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है क्योंकि हाथ से बने हुए। इंडिविजुअली प्रोड्यूस्ड, एक इंसान एक चीज बनाता था तो चीज बहुत अच्छी और बहुत दिल से बनती थी। केयरफुली डिजाइन की गई होती थी, यानी कि बहुत ध्यान से उनके डिजाइन को बनाया जाता था। ठीक है, अगर डिजाइन अच्छे नहीं होते थे तो वो क्या होता था? वो रिजेक्ट हो जाती थी, उसको फिर बनाया जाता था। तो दैट मीन्स कि जो फोकस है वो एक ही काम पर है ना? अलग अलग काम पर फोकस नहीं हो रहा। अब इन दी कंट्रीज विद लेबर शॉर्टेज, जहां पर लेबर की शॉर्टेज थी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वर कीन ऑन यूजिंग मशीन पावर। अब वो क्या चाहते थे कि भाई यहाँ पर तो मतलब लेबर है नहीं, तो अब हम लोग क्या करें? हम लोगों को मशीन ही खरीदनी पड़ेगी, है ना? अब अगर लेबर हो तो उसको हम वेज भी एक्स्ट्रा दे दें, पर लेबर है ही नहीं। अब हमें क्या करना पड़ेगा? एक खर्चा करना पड़ेगा जिसमें हमें क्या खरीदनी पड़ेगी? मशीन्स। ठीक है, मैकेनिकल पावर सो दैट द नीड ऑफ ह्यूमन लेबर कैन बी मिनिमाइज्ड। अगर हमारे पास ह्यूमन लेबर ही नहीं रहेगी, है ना, तो हम उसका यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो ह्यूमन लेबर अपने को चाहिए भी नहीं, इसलिए हम उसका यूज कम करने के लिए हम लोग मशीन्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है, दिस वाज केस इन 19th सेंचुरी अमेरिका, ये 19th सेंचुरी में हुआ था। जो ब्रिटेन था हैड नो प्रॉब्लम हायरिंग ह्यूमन हैंड। अब ब्रिटेन को ना कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एक्चुअली वो कुछ ना कुछ अरेंज कर ही लेता है। लेकिन जो वो कंट्री है जहां पर वो अरेंज कर रहा है, क्या वो मैनेज कर पा रही है ना? तो ये तो प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे। चलिए अब आगे वापस से पढ़ते हैं कि अभी तो हमने देखा कि हैंड लेबर का क्या यूज था, ठीक है? उसके बाद स्टीम पावर यूज करते, मशीन चल रही थी, वो स्टीम इंजन से ही चल रही थी, है ना?
जिसको जेम्स वॉट ने क्या किया था, अपने नाम पे पेटेंट कराया था, फिर उसके दोस्त ने क्या किया था, एक नई मशीन बनाई थी पर वो चली नहीं। अब इन फैक्ट्रीज में और इन इंडस्ट्रीज में काम करने वालों की जो वर्कर्स थे उनकी लाइफ कैसी थी, है ना? क्या वो अच्छी थी, क्या वो टफ थी, है ना? क्या वो ठीक ठाक थी, वो बल्कि थी, राइट? चलो, लाइफ ऑफ वर्कर्स। तो सबसे पहले अबंडेंस ऑफ लेबर इन द मार्केट अफेक्टेड दी लाइव्स ऑफ वर्कर। अगर किसी मार्केट में जो लेबर है वो बहुत ज्यादा है तो उससे क्या होगा, उनकी लाइफ पर भी कुछ ना कुछ अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब जैसा कि एज न्यूज ऑफ पॉसिबल जॉब्स, ठीक है, अगर आपको जॉब्स की न्यूज मिल रही है तो आप क्या करोगे, ट्रैवल करोगे दूसरी जगह पे। ठीक है, 100 ट्रैम टू दी सिटीज, दैट मीन, चलो एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर। मान लीजिए कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, राइट? तो अभी आई एम वर्किंग इन नोएडा। ठीक है, तो अब मुझे जॉब, वैसे दिल्ली में भी काफी जॉब्स हैं, बट आई फाउंड अ जॉब इट एट कंट्री साइड। तो ये नोएडा क्या है, कंट्री साइड एरिया है। ठीक है, तो कंट्री साइड एरिया में अगर मुझे जाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं वहां से उठकर आई और मैं कंट्री साइड एरिया पर आई। और कंट्री साइड एरिया पर आने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है कि हजारों लोग रोज कंट्री साइड एरिया आते हैं, क्योंकि उनको जॉब करनी है, क्योंकि उनको जॉब अपॉर्चुनिटी ही नोएडा में मिली है। ठीक है, नोएडा में मिली है, वैशाली में मिली है, तो ये एरियाज हैं। दैट मीन्स जो यहाँ पर सेंट्रल एरिया है, दिस इज दिल्ली, और ये नोएडा है, तो सब लोग यहाँ से जा रहे हैं थ्रू मेट्रो। ठीक है, तो सब लोग यहाँ से रोज ट्रैवल करते हैं कंट्री साइड पे। ऐसे ही तब भी हो रहा था। तो एक्चुअल पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जॉब डिपेंड ऑन द एग्जिस्टिंग वर्कर्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड कीन रिलेशन। अगर आप, मतलब पॉसिबिलिटी किसी जॉब की तब बढ़ रही है या किसी जॉब को मिलने की तब बढ़ रही है जब जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं, ठीक है, उनका नेटवर्क अच्छा है फ्रेंडशिप का, ठीक है, उनके जो रिलेटिव्स हैं वो आसपास ही रहते हैं, तो ठीक है, हम लोग हाँ वहां रह लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? तभी हम लोग कहीं जाते हैं शायद। अब जैसे मान लीजिए कोई इंसान बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है, अब बहुत दूर से आ रहा है, दैट मीन्स, और वो वापस भी जा रहा है, तो उसका तो जो ट्रैवलिंग टाइम था वो बहुत ज्यादा हो गया, 4 से 5 घंटे हो गया, राइट? अब शायद वो 4 से 5 घंटे वहीं पर रह के रेस्ट भी कर सकता था अगर उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स या कोई कीन रिलेटिव्स वहां पर रह रहे होते, तो मतलब उसको आसानी हो जाती वहां पर जॉब करने में। इफ यू हैड अ रिलेटिव और अ फ्रेंड इन अ फैक्ट्री, है ना, यू वर मोर लाइकली टू गेट अ जॉब क्विकली। है ना? आप देखो, अगर आपकी फ्रेंडशिप किसी कंपनी में है, मान लीजिए, हम बोलते हैं ना, अरे यार तेरी कंपनी में जॉब दिला दे, है ना, मुझे भी चाहिए, मुझे भी करनी है, या फिर कोई वैकेंसी है तो मुझे बता, तेरे पास नहीं है तो कहीं और हो तो मुझे बताना। तो जब हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं ना, अगर वो ऑलरेडी किसी कंपनी में या फैक्ट्री में वर्किंग होते हैं, तो हमारी जॉब लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अप्रोच लग जाती है, सर मेरा दोस्त है प्लीज लगा लो, है ना? ऐसे करते हैं ना हम लोग। बट नॉट एवरीवन हैड सोशल कनेक्शन, लेकिन कई लोगों के सोशल कनेक्शन भी नहीं होते, कई लोग खुद के दम पे आते हैं, है ना? मैंने सर्च की है जॉब इस तरीके से। तो जो कई जॉब सीकर्स थे, है ना, उन्हें हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता था, कई रातों को उन्हें ब्रिज के अंदर या नाइट शेल्टर्स में बिताना पड़ता था, ब्रिज के नीचे, कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है तो हम लोग यहीं वेट कर लेंगे, है ना? देखो ये किस तरीके से, देख रहे हो इमेज में, किस तरीके से लोग हफ्तों तक वेट कर रहे हैं कि शायद हमें यहाँ पर नौकरी मिल जाए। और कुछ रात के नाइट रिफ्यूजी कैंप में मतलब अपना टाइम स्पेंड किया करते थे। ठीक है, और अदर वेंट टू द कैजुअल वार्ड मेंटेन बाय द पुअर लॉ अथॉरिटी। कुछ कैजुअल वार्ड्स में चले जाते थे कि जहां पर मतलब जो मेंटेनेंस ही बहुत अच्छी नहीं थी, तो मतलब ठीक है, टाइम पास करने के लिए हम लोग चले जाते हैं। अब जो सीजनैलिटी थी किसी काम की कई इंडस्ट्रीज में, ठीक है, जिससे क्या होता था कि लोगों को बहुत लंबा वेट करना पड़ जाता था, कि मतलब सीजन खत्म होगा तभी हम लोग वर्कर को हायर करेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो फिर आफ्टर अ बिजी सीजन वॉज ओवर, द पुअर वर ऑन द स्ट्रीट। देखो ये किस तरीके से जो पुअर्स है, देखो सभी लोग बेचारे स्ट्रीट्स पर हैं, वेट कर रहे हैं। अब चाहे ठंड है चाहे गर्मी, इनको ऐसे ही वेट करना पड़ेगा, है ना? अब कुछ जो थे वो अपने घर वापस चले गए विंटर्स में, विंटर के बाद, व्हेन द डिमांड ऑफ लेबर इन रूरल एरिया ओपनड अप इन द प्लेसेस। तो अब जो लोग वापस चले गए, मतलब अब कंट्री, जो जिस जगह पर वो लोग जॉब के लिए गए थे, वहां पर जो जॉब है वो वापस से मतलब रिक्रिएट हो गई है, वहां पर वैकेंसी वापस से आ गई है। ठीक है, विंटर्स के बाद। द मोस्ट लुक फॉर द जॉब एंड विच टिल द मिड 19th century was difficult to find a job। अब कई जो लोग थे, मतलब जो जॉब्स
कुछ और जॉब्स थी, मतलब जिन्हें करना था, नहीं करना था, चांस की बात है, मिल जाए तो कर लेंगे, नहीं मिली तो नहीं करेंगे, इस टाइप से। तो यहाँ पर काम चल रहा था, मतलब उन्हें बहुत डिफिकल्टी हो रही थी किसी जॉब को फाइंड करने में। अब 19th सेंचुरी में इन सभी वर्कर्स के साथ हुए बढ़िया काम कि इनकी वेज इंक्रीज हो गई, इनकी सैलरी में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई। तो बट इन्होंने क्या कहा कि अबाउट द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, मतलब ये जो वर्कर्स थे उनके बारे में कुछ ही सोचते थे, थोड़ा ही सोचते थे कि मतलब ठीक है सैलरी तो बढ़ा दी है, वर्कर्स के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। बट है ना, बट यू हैव टू थिंक अबाउट योर वर्कर्स की उनकी जो वेलफेयर सिस्टम है वो प्रॉपर है या नहीं, वो हेल्दी है या नहीं, उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं वो काम करते करते उन्हें बीमारी हो गई तो उनको थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए भेजा जाए, है ना। तो द एवरेज फिगर हाइड द वेरिएशन बिटवीन ट्रेड एंड द फ्लक्चुएशन फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब जो एवरेज फिगर थी, है ना, जो लेबर की थी और जो गुड्स की थी वो वैरी कर रही थी, ठीक है। ट्रेड और फ्लक्चुएशन किस तरीके से, मतलब हर साल जो लेबर थी उसकी वो बदल रही थी, नंबर्स बदल रहे थे, ठीक है। जो ट्रेड का नंबर था वो बदल रहे थे कि ठीक है कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। जब रेट या प्राइस को बढ़ा दिया गया या बढ़ गया, प्रोलॉन्ग नेपोलियनिक वॉर, जब नेपोलियन ने वॉर की थी, है ना, जब नेपोलियन वॉर कर रहा था, हर कंट्री को वो जीत रहा था, तो जो प्राइस थे हर चीज के वो बढ़ गए थे। तो जो रियल वैल्यू थी वर्कर्स की अब वो कम हो गई, है ना, क्योंकि देखो वॉर हो रही है, कोई चीज मिल नहीं रही है, हर चीज की कमी हो रही है। सिंस द सेम वेज कुड नॉट नाउ बाय द फ्यूअर थिंग्स, अब हम लोग उसी वेज में, जो वेज हमारी बढ़ाई गई थी, अब हम उससे कुछ बाय ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं बाय कर पा रहे, क्यों? क्योंकि सैलरी कम हो गई भाई और वॉर भी हो गई है, अब हमें क्या सामान मिलेगा। तो इसके बाद इनकम ऑफ वर्कर्स डिपेंडेंट नॉट ऑन द वेज रेट अलोन, अब इनकी जो इनकम थी वो सिर्फ वेज रेट पे डिपेंडेंट नहीं थी, अब वो किसी और चीज पर भी डिपेंडेंट थी। आगे चलते हैं। अब जो नंबर ऑफ डेज थे वर्क के, वो डिटरमाइन करते थे कि तुम्हें कितनी वेज मिलेगी दिन की, है ना। अगर तुम इतने दिन काम करोगे तो तुम्हें इतने दिन सैलरी मिलेगी। अब 19 सेंचुरी के मिड में जो 10% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन थी वो बहुत गरीब थी, ठीक है, क्योंकि काम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वॉर चल रही थी और महंगाई भी हो गई थी, तो वो पुअर पे पुअर पे पुअर हो ही जा रही थी। तो 1830 में 35 and 75% एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड इन डिफरेंट रीजन, मतलब 35 से लेके 75% तक लोग अनएम्प्लॉयड थे, उनके पास कोई जॉब नहीं थी। उन्हें डर था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो उनको हॉस्टाइल ना बना दे, है ना। मेड वर्कर्स हॉस्टाइल टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी की, अगर नई टेक्नोलॉजी आई तो पता नहीं हम लोग यहाँ टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे, पता नहीं हम लोग इन चीजों को अडॉप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, शायद हम घर में ही पड़े रह जाएं कि हमें तो कोई हायर ही नहीं कर रहा है ना, हमसे कोई काम ही नहीं करवा रहा है। When the spinning jenny was introduced, स्पिनिंग जेनी ये मशीन का नाम है, जो मशीन आप इस इमेज में देख रहे हो, जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया वुलन इंडस्ट्री में, है ना, तो वुमेन हु सर्वाइव ऑन हैंड स्पिनिंग बिगन अटैकिंग द न्यू मशीन। अब जिनको हैंड स्पिनिंग आती थी वो फटाफट से इस मशीन के ऊपर टूट पड़ी कि भाई हम इस पे काम करेंगे, क्योंकि हमें काम करना आता है ना, स्पिनिंग हम लोग करते हैं और वीविंग तो मेल करते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ ओवर द इंट्रोडक्शन ऑफ जेनी, ओवर द इंट्रोडक्शन ऑफ जेनी कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब 1840 के बाद जो बिल्डिंग एक्टिविटी थी, है ना, इंटेंसिफाइड इन दी सिटीज की, भाई अब बिल्डिंग्स बनना शुरू हो जाएंगी, रोड्स को चौड़ा किया जाएगा, नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, रेलवे लाइंस को एक्सटेंड किया जाएगा, यानी कि आगे दूसरे राज्यों तक या दूसरी एरियाज तक ले जाया जाएगा, टनल्स को डक किया जाएगा ताकि यहाँ से लोग आना जाना कर पाए, ड्रेनेज और जो सीवर लाइन थी उनको प्रॉपर मेंटेन किया जाएगा, रिवर जो थी उनको एम्बैंक किया जाएगा, एम्बैंक किया जाएगा यानी कि वहां पर प्रॉपर बैंक्स बनाए जाएंगे ताकि लोग वहां पर बैठ सके, घूम सके, है ना, और जो पानी है रिवर का वो ज्यादा ऊपर तक नहीं आए। द नंबर ऑफ वर्कर्स जो कि एम्प्लॉय काम कर रहे थे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में वो डबल हो गए, क्योंकि देखो कितने सारे काम हो रहे थे, रोड्स चौड़े हुए, रेलवे स्टेशन आए, रेलवे लाइंस को एक्सटेंड किया गया, टनल्स को डक किया गया, ठीक है, ड्रेनेज और सीवेज लाइन को बिछाया गया, जो रिवर एम्बैंकमेंट थी वो की गई प्रॉपर, तो जो मतलब एम्प्लॉयज हैं वो तो हम लोगों को यहाँ ज्यादा चाहिए होंगे। फिर आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज, अब कॉलोनीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ और जो इंडियन टेक्सटाइल एज वो किस तरीके से यहाँ पर आई। चलो तो इसका पढ़ते हैं इसके बारे में भी, आगे चलते हैं और हमें देखते हैं कि जो
कॉलोनीज थी वो इंडिया में किस तरीके से काम करती थी। अब वापस से हम फैक्ट्री की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। अब हम नॉन मैकेनाइज सेक्टर की तरफ आएंगे, ठीक है। प्राइमरीली मतलब पहले हमने डिस्कस किया था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में, ठीक है। अब जब मशीन इंडस्ट्री एज नहीं थी, तब सिल्क और कॉटन गुड्स इंडिया से जाते थे, ठीक है। डोमिनेट किया हुआ था इंडिया ने पूरी इंटरनेशनल मार्केट को अपने टेक्सटाइल से, क्योंकि इंडिया से बेस्ट क्वालिटी का कॉटन यहाँ से जाया करता था टू ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ठीक है। फाइनल वैरायटी होती थी कॉटन की जो कि इंडिया से जाया जाता, जिसको मसलिन क्लोथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मसलिन क्लोथ, ठीक है। कोर्सर कॉटन कॉटन वर प्रोड्यूस इन मेनी कंट्रीज। कोर्सर मतलब कि वो फाइन नहीं होता था, ठीक है। इसमें कपड़ों में स्पेस काफी ज्यादा होता था, बहुत इंट्रिकेट डिजाइन नहीं हुआ करता था। तो जो कोर्स कॉटन हुआ करता था, मोटा, यानी जो मोटा कपड़ा होता है ना सूती का, वो बना करता था दूसरी कंट्रीज में। तो जो अर्मेनियन और पर्शियन मर्चेंट थे, वो गुड्स लेते थे पंजाब से और अफगानिस्तान लेकर जाते थे, है ना। और ईस्टर्न पर्शिया और सेंट्रल एशिया में बेचा करते थे कि भाई यहाँ से देखो एकदम बढ़िया क्वालिटी का सामान लाए हैं, है ना। अभी धीरे धीरे सामान फेमस होने लगा, ठीक है। अब बेल्स ऑफ फाइन टेक्सटाइल जाने लगे कैमल बैक पर, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर। वो पूरा डेजर्ट क्रॉस करते थे, वहां से पूरा सामान लेकर जाया करते थे। तो अब वाइब्रेंट सी ट्रेड ऑपरेट हुआ थ्रू मेन प्री कॉलोनियल पोर्ट्स पर, ठीक है। जहां पर यानी कि जो कॉलोनियल जो कॉलोनी सेट की गई थी वहां पर उससे ऑलरेडी पहले हमने कुछ पोर्ट सेटअप किए हुए थे, और ऑलरेडी कुछ पोर्ट्स थे भी, ठीक है, जो कि बाद में लाए गए या बाद में यूज किए गए। तो सूरत गुजरात पे यूज होता था, ठीक है, जो कनेक्ट करता था इंडिया को टू द गल्फ कंट्रीज, ठीक है, सी पोर्ट्स। फिर दूसरा था रेड सी पोर्ट। फिर तीसरा है मसूलीपट्टनम जो कोरोमंडल कोस्ट पर है, ठीक है। हुगली इन बंगाल हैड अ ट्रेड लिंक विद द साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट। तो यानी कि जो हमारा नेटवर्क था वो कहाँ था? वो वेस्ट से लेके यानी गल्फ कंट्रीज से लेकर, ठीक है, गल्फ कंट्रीज से लेकर कहां पर गया वो? पूरे साउथ वेस्ट एशिया तक, ठीक है। अब इसके बाद जो वैरायटी ऑफ इंडियन मर्चेंट और जो बैंकर्स थे वो इन्वॉल्व थे किसमें? एक्सपोर्ट करने में, ठीक है। फाइनेंसिंग प्रोडक्शन किया जाने लगा, ठीक है, कि हम प्रोडक्शन जो कर रहे हैं उसको फाइनेंस किया जा रहा है। गुड्स को कैरी किया जा रहा था, सामान को लाया ले जाया जा रहा था, सामान को एक्सपोर्ट किया जा रहा था, ठीक है। जो सप्लाई मर्चेंट थे वो अलग अलग पोर्ट से कनेक्टेड थे, ताकि वो इनलैंड यानी कि अंदर ही अंदर देश के अंदर सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने एडवांस वीवर्स को अपॉइंट किया, ठीक है। उन्हें वोवन क्लॉथ दिया जाता था और वो उसको प्रोड्यूस करते थे, और वो फिर क्या करते थे? पोर्ट्स के ऊपर सप्लाई किया करते थे, और जिसके लिए इनको बहुत अच्छे पैसे दिए मिलते थे। पर एट दी पोर्ट यानी कि जो बंदरगाह होते थे, जो बिग शिपर्स और जो एक्सपोर्ट मर्चेंट होते थे और ब्रोकर्स होते थे, वो वहां पर नेगोशिएट करते थे। जो भी बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा या फैब्रिक वहां से जाता था, एक्सपोर्ट होता था, उसके ऊपर नेगोशिएशन चलता था, है ना, कि कौन बढ़िया खरीदेगा, कौन बढ़िया खरीदेगा। मैं नहीं, मैं इतना महंगा बेचूंगा, नहीं नहीं, मैं इतना कम लूंगा। तो इस तरीके से मोल भाव होता था, तो बड़ा मजा आता था, सामान सारा बिक जाता था। और 1900 सॉरी, यहाँ पर इन 1750 1750 में ये जो नेटवर्क था ये इंडियन मर्चेंट कंट्रोल करते थे, ठीक है। तब तक तो सब कुछ अच्छा था जब तक इंडियन मर्चेंट कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि यहाँ पर जो यूरोपियंस थे यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, इनको पावर ज्यादा मिल गई थी। जो कंपनीज थी, यूरोपियन कंपनीज, इनको पावर ज्यादा मिल गई थी यहाँ पर। तो फर्स्ट कंसेशन फ्रॉम लोकल कोर्ट से इन्होंने कंसेशन लिया, ठीक है। इन्होंने मोनोपोली बना लिया, यानी कि सिर्फ हम ही ट्रेड करेंगे और कोई नहीं करेगा। हम एक्सपोर्ट करेंगे, बाकी सब खरीदेंगे, ठीक है। इसके बाद इससे क्या हुआ? दिस रिजल्टेड इन अ डिक्लाइन ऑफ द पोर्ट, है ना, सूरत और हुगली, जिससे हम लोकल जो मर्चेंट थे वो काम किया करते थे, इनका सारा काम कम हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोग काम नहीं करेंगे। एक्सपोर्ट जो था वो बहुत बुरी तरीके से खत्म हुआ, बहुत बुरी तरीके से गिरा, ठीक है। जो क्रेडिट लिया जाता था, ठीक है, सामान बेचने के लिए, खरीदने के लिए, वो भी कम होने लगा। जो लोकल बैंकर्स थे वो सब बैंक करप्ट हो गए, हमारे पास पैसे नहीं है, हमें पैसे ज्यादा पे करने हैं, ठीक है। अब लास्ट ईयर ऑफ 17th सेंचुरी में जो ग्रॉस वैल्यू थी ट्रेड की, वो मतलब सूरत से वो कहाँ तक निकली? 16 मिलियन, ठीक है।
मतलब इतने तक पहुंच चुकी थी, उसके बाद सब खत्म हो गया। लेकिन 1740 में, ठीक है, ये 3 मिलियन तक गया बस। जो सूरत और हुगली थे वो डिके होने लगे यानी कि खराब होने लगे, क्योंकि अब यहाँ पर जो इंडियन मर्चेंट थे वो ट्रेड नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पर कौन सी कंपनी आ गई थी? ब्रिटिशर्स आ गए थे, है ना। बॉम्बे एंड कोलकाता जो थे वो ग्रो करने लगे। कौन ग्रो करने लगे? बॉम्बे एंड कलकत्ता। पहले क्या कर रहे थे? सूरत और हुगली ग्रो कर रहे थे, है ना। अब बॉम्बे और कलकत्ता कर रहे हैं। अब ये जो शिफ्ट हुआ यहाँ पर, किस चीज का? ओल्ड पोर्ट से नए पोर्ट तक आने का। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर जो इंडियंस हैं अब उनकी पावर कम हो गई है, और कॉलोनियल्स जो थे उनकी पावर बढ़ रही है, क्योंकि वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, है ना। मतलब उनकी पावर इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने पोर्ट्स चेंज कर डाले हैं। ट्रेड थ्रू द न्यू पोर्ट केम अप टू बी कंट्रोल बाय यूरोपियंस, है ना, and carried in यूरोपियन शिप्स। सब पोर्ट्स जो थे बॉम्बे कैलकाटा, वो कौन कंट्रोल कर रहे हैं? यूरोपियंस कंट्रोल कर रहे हैं। और यूरोपियन शिप्स ही यहाँ पर आ रहे हैं, सारा सामान लाना ले जाना वही कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी ट्रेडिंग हाउस थे पुराने वो सब कोलैप्स हो गए। ठीक है, अब वो नहीं जीवित हैं, सब खत्म हो गए हैं। अब उनको रीशेप किया जा रहा है, किसके द्वारा? किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेसन में हमने पढ़ा कि जो स्टीम इंजन था, जो हैंड लेबर थी, वो कितनी इंपॉर्टेंट थी यूरोपियंस के लिए, क्योंकि कई ऐसे काम थे जो काम मशीन नहीं कर सकती थी, जिसके लिए इंडस्ट्रियलिस्ट ज्यादा पैसे देने को भी तैयार थे, पर हमें मशीन नहीं खरीदनी है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में किस तरीके से उन्होंने मार्केट को टेक ओवर किया, है ना। उन्होंने अपनी पावर यहाँ पर सबसे ज्यादा गेन की। पोर्ट्स को भी चेंज कर दिया फ्रॉम सूरत, मतलब सूरत से चेंज किया बॉम्बे, एंड हुगली से चेंज किया कैलकाटा। तो इसलिए मतलब सारी चीजें चेंज हो गई थी, सब चीजें बदल गई थी, जिससे लोगों के ट्रेड पर बहुत प्रभाव पड़ा। इवन जो इंडियन मर्चेंट थे उनका ट्रेड ही खत्म हो गया। ठीक है, सभी लोग बैंक करप्ट हो चुके थे और बहुत नुकसान हो रहा था। बट यहाँ पर पावर किसको मिल रही थी? प्रॉफिट किसको मिल रहा था? सिर्फ ब्रिटिशर्स को। तो आज हम यहाँ पर इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं इस चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। बाय बाय।